तो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आ चुके हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है उन्होंने उनका नाम बताया है, जो कि इनकी खाला की बेटी हैं और उनका नाम है सायरा। सायरा बचपन से ही बहुत टैलेंटेड लड़की रही है। बाय प्रोफेशन वो सीनियर डॉक्टर हैं और उनको पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था और इसके साथ साथ उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी काफ़ी चीज़ों के बारे में। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फैशनेबल हुआ करती थी, लेकिन जब से उनका तलाक हुआ था वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी और वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। अब वो पर्दा करने लगी थी और अपनी अम्मी के साथ रहने लग गई थी और जिस हॉस्पिटल में वो एज अ डॉक्टर सर्व करती थी वहाँ भी वो दीन की तालीमात दिया करती थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया, उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया और वो दोबारा वैसी ही हो गई थी जैसी वो शादी से पहले थी। लेकिन इस बार उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पे बहस करने लग जाती थी और इतना एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती थी, इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आता था कि उनका पूरा मुंह सफ़ेद हो जाता था जैसे कि एक लाश का होता है। हमने सोचा शायद ये नॉर्मल हो, उनको कोई स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में होंगी, क्योंकि अभी उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। लेकिन आगे जो होने वाला था हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस दौरान उन्होंने बहुत अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी थी और क्योंकि मैं बच्ची थी इस वजह से मुझे उन पेंटिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा खौफ आता था। मैं उनके रूम में कभी भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पेंटिंग्स को देखते ही बहुत अजीब सा लगने लग जाता था। तो अब हम जब भी खाला के घर जाते थे उनके घर से बहुत एक गंदी सी अजीब सी स्मेल आती थी और वो अब कांस्टेंट हो चुकी थी। आप जब भी जाओ वो स्मेल आपको आएगी ही आएगी। एक दिन क्या हुआ, हम लोग सायरा बाजी के ही घर पे थे तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। तो हम लोग उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए और जैसे ही हम उनको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर ने हमें बताया कि ये कोमा में जा चुकी हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही था और इस दौरान वो बहुत ज़्यादा ही कुछ वीक हो चुकी थी और रोज़ हम लोग जब भी देखते थे उनके जिस्म पे कोई नया ज़ख़म बना हुआ होता था। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये क्या हो रहा है, और मतलब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हमें रिकवरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 3 महीने बाद सायरा बाजी फ़ौरन उठ जाती हैं, मतलब वो कोमा से बाहर। यहाँ पे आई डोंट नो क्या हुआ बट मेरी लाइट जो है अचानक से बंद हो गई। मैंने उसको चेक किया, कोई लूज़ कनेक्शन वगैरह नहीं था और मतलब लाइट हीटअप भी नहीं हुई थी। तो मैंने चेक किया, मुझे काफ़ी टाइम लगा ऑन करने में लाइट, क्योंकि मैं दोबारा उसको निकाल रहा था और प्लग इन कर रहा था दोबारा से, बट वो ऑन नहीं हो रही थी। फिर कुछ टाइम मैंने वेट किया और उसके बाद वो फाइनली जब ऑन हुई तो उसके बाद मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। और बस यार मैंने सोचा बता दूँ बीच में, सही है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन 3 महीने बाद अचानक से सायरा बाजी कोमा से बाहर आ जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, ऐसे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर्स ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और जब हमने सायरा बाजी को बताया कि वो 3 मंथ से कोमा के अंदर है और उसके बाद उन्होंने जो हमें बताया कि उन 3 महीने में उनके साथ क्या हुआ है, तो हम लोग वो सुन के हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि कोई अजीब सी इंसान नुमा चीज़ रोज़ आती थी, उनको बहुत ज़्यादा मारती थी, जंजीरों से बांध के बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म करती थी और फिर चली जाती थी और अगले दिन दोबारा आती थी। और कुछ अरसा इसी तरह गुजरा और उसके बाद अल्लाह की कोई नेक मखलूक आई और उसने उन्हें वहाँ से छुड़ाया और भगा दिया। अब हमारे लिए सायरा बाजी कोमा के अंदर थी, लेकिन जिस तरह वो बता रही हैं ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फिज़िकली लेके गया था और वहाँ बांध के रखा हुआ था। मतलब उनको तो जब हमने बताया कि वो कोमा में थी उनको यकीन ही नहीं आया। उनको तो ये लग रहा था कि उनको कोई पकड़ के लेके गया है फिज़िकली और वहाँ पे बांध के उन पे जुल्म कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी। पहले भी वो काफ़ी चुप रहती थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही चुप हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी और बस अपने कमरे में बैठी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना फ़ोन और सोशल मीडिया तक यूज़ करना छोड़ दिया। उनके कमरे में एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब था
और उसकी रोशनी की वजह से पूरा कमरा रेड हो जाता था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा खौफनाक लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक दिन की बात है, मैं और मेरी अम्मी खाला के घर गए थे और हमने ये डिसाइड किया कि चलो थोड़ा लेट हो गया है रात में, तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं। तो हम लोग लाउंज में सो गए और रात में मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। तो जैसे ही मैं उठी, अब वॉशरूम सायरा बाजी के रूम में था, तो मैं सायरा बाजी के रूम में जाती गई, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे दिन में बहुत ज़्यादा खौफ आता था उनके रूम में जाने से, और ये तो फिर रात थी। तो खैर मैं थोड़ा थोड़ा आराम से चलते चलते उनके रूम तक पहुंच गई, और जैसे ही मैंने उनके रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर गई, मेरी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ी। उस पेंटिंग में एक लड़की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आँखों से खून निकल रहा था, उसका मुंह सिला हुआ था और वो अपने बाल नोच रही थी। और ये सब देख के मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने में ही मुझे फ़ील होता है कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा मेरे पीछे सायरा बाजी खड़ी हैं, और जैसे ही उस पेंटिंग में उस लड़की के बाल खुले थे, वैसे ही सायरा बाजी के बाल खुले थे और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। मैं ये देखते ही बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। खैर कुछ टाइम बाद मुझे जब होश आया तो मैंने देखा मेरी अम्मी और मेरी खाला मेरे पास बैठी हुई हैं। मैंने इधर उधर देखा, मुझे सायरा बाजी नहीं नज़र आई, लेकिन जैसे ही मैंने सायरा बाजी के बारे में सोचा, सायरा बाजी का वो ही मुँह मेरे सामने, वैसी ही शक्ल मेरे सामने आ गई। खैर वो रात गुजर जाती है और सुबह हम लोग अपने घर चले जाते हैं। उसके 2 महीने बाद ईद उल फितर आ जाती है 2012 की, और हम लोग खाला के घर जाते हैं उनसे ईद मिलने। अब क्योंकि सायरा बाजी किचन में होती हैं, खाना बना रही होती हैं, तो इसलिए मैं सायरा बाजी से मिलने किचन में जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, मैं उनके करीब नहीं जा पाती, मैं उनको दूर से खड़े होकर बस देख रही होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, और मेरे देखते ही देखते सायरा बाजी एक प्लेट उठाती हैं और दीवार पे मारती हैं बहुत ज़ोर से, और चिल्लाने लग जाती हैं बहुत ज़ोर से। मेरी अम्मी और खाला भागते हुए आते हैं और खाला उनसे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो, मतलब उन पे गुस्सा करती हैं। सायरा बाजी जैसे ही खाला की तरफ मुड़ती हैं तो हम लोग देखते हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और कम्प्लीटली सफ़ेद, और वो बोलते हैं कि बकवास मत कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। उसके बाद काफ़ी अरसे तक उनका रूहानी इलाज चलता है। खाला उनको अलग अलग आलिम और अलग अलग पीरों के पास लेके जाती हैं। काफ़ी हद तक उनकी तबीयत में सुधार आता है, लेकिन आज भी वो उसी तरह चुप चुप रहती हैं, सहमी सहमी रहती हैं। अपने रूम में उसी तरह का रेड बल्ब जला के रखती हैं, और आज भी वो उसी तरह की अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाती हैं। लेकिन अब वो किसी को कुछ बोलती नहीं है। जैसे पहले उनको कभी कभार बीच में बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती थी, अब वो नहीं करते हैं। अब पूरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग उनसे डरने लग गए हैं, और कोई भी उनके घर नहीं जाता, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता सिवाय खाला के। और खाला वो वाहिद शख्सियत हैं जो उनसे बात करती हैं, उनके साथ रहती हैं। अगर खाला भी उनका साथ छोड़ दें तो उनके साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन खाला ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि खाला की वो एक लौती बेटी हैं और खाला उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि पहली बार जो है रिकॉर्ड हो नहीं पाई, सिर्फ आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। तो शायद आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हों फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में वीडियो के। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। और इसी तरह की आपके पास भी कोई स्टोरी है आपकी अपनी या किसी और की, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल ड्रॉप कर दिया अपना, आप लोग मुझे उस पर भी सेंड कर सकते हो अपनी स्टोरी। और आज के लिए बस इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।